देखो, कहते हैं कि डॉक्टर एक भगवान होता है, लेकिन एक दूसरा भगवान भी होता है जिसे हम एडवोकेट कहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके फेवरेट स्टेशन में, देश रोजाना में, और आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन में, रेडियो रोजाना पर। आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट शो जॉकी टॉकी, और स्वागत है आपका फिर से आपके नए पॉडकास्ट में। और बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए मेहमान का, राजीव कत्याल जी, एडवोकेट। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा हूं मैं जी। और सर, आपके एडवोकेट जर्नी के बारे में सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा। देखिए, मैं 2003 में मैंने LLB पास आउट किया। उसके बाद मैंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस स्टार्ट किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ में, वहाँ प्रैक्टिस किया करता था और काफ़ी समय मैंने वहाँ प्रैक्टिस भी करी। उसके बाद अब मैं सेशंस कोर्ट फरीदाबाद और पलवल में प्रैक्टिस करता हूँ। जी जी जी। क्योंकि जो मेरी जड़ें हैं वो पीछे से पलवल से जुड़ी हुई हैं। तो मुझे ऐसे लगा मेरे सामने दो चीज़ें थी, या तो मैं बिल्कुल अपना वकालत के प्रोफेशन में रहता और चंडीगढ़ प्रैक्टिस करके उस फील्ड में आगे बढ़ता जी। लेकिन मुझे ऐसे लगा मुझे वकालत के साथ साथ अपनी जो जिम्मेवारियां और हैं, मुझे पलवल, क्योंकि मैं पलवल क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ, मुझे लगा मुझे अपने लोगों के बीच रहना चाहिए। और जिस सोसाइटी से, जिस भूमि से मैं बड़ा हूँ आगे, तो मुझे वहाँ भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए। इसीलिए मैंने चंडीगढ़ से शिफ्ट करके मैं वापसी पलवल आ गया जी। और अब मैं यहाँ पर वकालत के साथ साथ राजनीति में भी सक्रिय हूँ, इसलिए मुझे यहाँ कर काफ़ी अच्छा भी लग रहा है जी। बहुत खूब सर। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपको क्या चीज़ ने आपको प्रेरित करा था एडवोकेट बनने के लिए? देखिए, मेरी शुरू से जो इच्छा थी, अगर मैं आपको बताऊँ जी, बीइंग एडवोकेट, ठीक है, मेरा पैशन था कि मैं एडवोकेसी करूं। अगर किसी को कोई न्याय की ज़रूरत है, किसी को अगर कोई पीड़ित है, तो उसको न्याय दिलवाऊं मैं। लेकिन इसके साथ साथ शुरू से जो मेरा पारिवारिक परिवेश है, वो मेरे पिताजी एक राजनेता हैं जी। वो जब मैं छोटा सा था तभी वो हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बन गए थे। तो मैं भी शुरू से ही राजनीति में आना चाहता था। तो मैंने प्रोफेशन चूज करते हुए भी ये भी सोचा कि मैं कौन सा प्रोफेशन ऐसा चूज करूं कि जिसके साथ मैं प्रोफेशन के साथ साथ राजनीति में लोगों की सेवा भी कर सकूं जी जी। क्योंकि छोटे होते से जब अपने पिताजी को, अपने परिवार को, लोगों की सेवा करते हुए, लोगों के लिए काम करते हुए देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भी मन करता है कि आप भी उस चीज़ में हाथ बढ़ाएं, उसमें आगे बढ़ें। तो मैंने इसीलिए शुरू से ही वकालत के साथ साथ ये सोचा था राजनीति में आना है, इसीलिए मैंने वकालत प्रोफेशन को चुना। तो मेरी आप कहें प्रेरणा, तो राजनीति मेरी प्रेरणा है वकालत करने के लिए। जी 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 जी। बहुत खूब और बहुत बड़ी सोच है सर आपकी। तो कहते हैं कि हर एक किसी का एक यूनिफॉर्म होता है, जैसे पुलिस की यूनिफॉर्म है, फौजियों की यूनिफॉर्म है, तो सर एडवोकेट की भी एक यूनिफॉर्म है, काला कोट। बिल्कुल। तो सर जब काला कोट एक एडवोकेट पहनता है तो उस पर क्या क्या जिम्मेदारियां आ जाती हैं? देखिए, काला कोट, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। काला कोट वकालत की एक पहचान तो है ही है जी जी जी। लेकिन काला कोट पहनने के बाद आपकी एक जिम्मेवारी भी आ जाती है कि आपका अगर कोई मुवक्किल, आपके पास कोई क्लाइंट आता है और वो पीड़ित है, तो आपका एक अंदर से ही, हमारे पास केस आता है, एक अंदर से एक भावना जागृत हो जाती है कि हमारे अगर किसी क्लाइंट के साथ कुछ बुरा हुआ और उसकी कोई ग्रीवेंस है, तो हमें किसी भी तरीके से कहीं तक भी जाकर लड़कर उसको न्याय जरूर दिलवाना है। तो मैं बोलना चाहता हूं, जैसे आपने शुरुआत में भी बोला कि डॉक्टर्स से लोगों को उम्मीद होती है, डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं, उसी प्रकार अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा तो किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है, जो एग्रीव्ड होता है, कि उसकी पहली प्राथमिकता ये होती है कि उसको कानून से न्याय मिले जी जी जी। तो न्याय दिलवाने के लिए मेरे को ऐसे लगता है उस समय उनके लिए जो उनका वकील होता है, उस वकील से उसकी सब उम्मीद होती है। और काला कोट पहनने के बाद हमें ये महसूस होता है कि हमें अपने जो मुवक्किल है, जो हमारा क्लाइंट हमसे अपेक्षा रखता है, हमें उसको किसी भी लेवल तक जाकर उसको न्याय जरूर दिलवाना है। तो सोसाइटी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे और सब प्रोफेशन है, वकील भी एक समाज के लिए एक बीच में कड़ी का काम करता है, एक एग्रीव्ड व्यक्ति को और एक न्याय देने वाले जो कि जजेस होते हैं, जो कि न्याय देते हैं, तो उनके बीच एक धुरी का काम करता है। जस्टिस जो डिलीवर किया जाता है, तो उसका जो माध्यम है वो वकील होता है, जो जस्टिस डिलीवर कराता है जी जी। और बिल्कुल सर, और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एडवोकेट के ऊपर। तो मैं थोड़ी सी आपकी जर्नी की तरफ दोबारा से जाना चाहूँगा। तो जब आपने इसके प्रैक्टिस की शुरुआत करी थी, तो पहली ऐसी कौन सी बहस थी जिसमें आपको ज़्यादा मज़ा आया था? देखिए, मैंने वकालत MD यूनिवर्सिटी से करी, रोहतक से जी। तकरीबन 2000 से और 2003 तक 3 साल मैंने करी। आज मुझे 22 साल वकालत करते हुए हो गए। लेकिन अगर आप कहें कि पहले जो मेरा केस था, पहला एक रेप केस था जिसमें हाई कोर्ट में मैंने फर्स्ट अपीयरेंस दिया था।
और मुझे ऐसा याद है कि जब पहला अपीयरेंस दिया तो उसमें क्योंकि शुरुआत थी और इतना बड़ा केस हमें बाय रैंडम ही मिल गया था एक केस, तो उस केस को करते हुए हम उतनी अच्छी तरीके से पहला इफेक्टिव उस केस को नहीं उसमें मदद कर पा रहे थे। तो बड़े हमारे जो जज साहब थे वहाँ पर हाई कोर्ट में जस्टिस थे, तो उन्होंने हम शिवर कर रहे थे पहले में। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जब नए नए लोग वकालत करके आते हैं, नए बच्चे यूनिवर्सिटीज से आते हैं, तो उस समय एक्सपीरियंस उतना नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज कम होती है, बुकिश नॉलेज ज़्यादा होती है। तो लेकिन एक रेप केस में जब हमें बेल कराने का जब अवसर मिला, किसी ने इतना, उस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो क्योंकि उनके पास फीस देने के लिए ज़्यादा नहीं थी, इसलिए उन्होंने नए लॉयर को चुनाव कर लिया कि नया लॉयर मेरे को एडवोकेसी करे मेरे लिए। तो मुझे याद है कि जब हम उसमें बेल कराने उसमें गए, तो ऑनरेबल जस्टिस जो थे वो समझ गए कि उस समय भी ये नए नए लड़के हैं, इनका पहला ही केस है, तो इतने अच्छे से हम उसमें असिस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो जज साहब ने हमें पूरा टाइम दिया, दोबारा कहा कि लंच के बाद आप दोबारा आइएगा और मैं आपको दोबारा सुनूंगा। और उन्होंने मुझे प्रोविजंस बताया कि इस प्रोविजन पे पढ़ के आना, कोई जजमेंट्स देखो स्पेस से रिलेटेड। तो उन्होंने मुझे दोबारा उस बारे में बताया। जब मैं लंच के बाद गया तो मुझे बड़ा खुशी है दर्शकों को बताते हुए कि मेरे लिए बड़ा अच्छा अनुभव था कि पहले ही केस में मुझे रिलीफ भी मिला और मैंने उसकी बेल भी कराई थी। तो मेरे लिए आज मेरा जो पहला केस था वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, जो मुझे आज भी याद रहता है 22 साल के बाद भी। जी जी, और आज भी आप काफी बड़े मुकाम तक पहुंच चुके हैं। ऐसी ही जर्नी चलती है धीरे 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 धीरे। बिल्कुल। तो मैं तो सारे जो फ्रेश, जो हमारे न्यू कमर्स जो नई नई वकालत करके आते हैं, तो मैं उनको भी बताना चाहता हूँ, पहले दिन से ही कोई बड़ा एडवोकेट नहीं बनता। आपकी जो कंसिस्टेंसी होती है, जो आप लगातार अपने सीनियर्स से, और जो आप नई नई जजमेंट्स आती रहती हैं लॉ में, जो पुरानी रूलिंग्स के बाद ओवर रूल हो जाती हैं, जब आप उन्हें पढ़ते रहते हैं तो आपको एक्सपीरियंस भी होता रहता है और आप में कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहता है। तो कभी भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि हम पहले दिन ही बड़े एडवोकेट बन जाएं। कहते हैं जैसे जैसे आप समय ज़्यादा लेते हैं, आप थोड़ा सा ज्ञान ज़्यादा बढ़ता है, तो आपकी जो आउटकम है, जो परफॉर्मेंस है, वो सुधर जाती है। और समय के साथ साथ हमें तो जब शुरू में वकालत करने गए तो किसी ने ये भी बताया था, पहले 10 साल तो बड़े संघर्ष होते हैं वकालत में, 10 साल के बाद वकील का जो बढ़ापा होता है वो ज़्यादा पेइंग होता है। तो इस सोच के साथ हमने वकालत शुरू की थी। लेकिन मैं आज देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हमने इसमें टाइम व्यतीत किया, तो आज हम जो सोच के इस प्रोफेशन में आए थे, आज हमें वो सब मुकाम भी हासिल हो रहा है और लोगों से सम्मान भी मिल रहा है। जी 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 सर, बहुत खूब। और अगर आप वकील बनने की सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो सर की बात ध्यान से सुने, बहुत काम आने वाली है। और सर इस जर्नी की तरफ और आगे चलते हैं। आपने मूवी देखी होगी सनी देओल की, जिसमें करता है कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ऐसा सर रियल में भी कर सकते हैं या ऐसा मूवी में दिखाया जाता है? देखिए, मूवीज भी जो बनती हैं वो एक्चुअल जो रियलिटी होती है उसको देख के ही बनती हैं। जी। लेकिन उसमें कुछ ना कुछ वो अपना तड़का लगा देते हैं। जी। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए और सक्सेस के लिए। बिल्कुल, ये बात ठीक है कि तारीख, क्योंकि हमारी कंट्री में पेंडेंसी केसेस की बहुत है। जी। हमारे देश की आबादी भी बहुत है, तो स्वाभाविक है कि लिटिगेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। और हमारे देश में हर लेवल पर, चाहे वो लोअर कोर्ट्स में हो, चाहे सेशंस में हो, चाहे हाई कोर्ट्स में, या सुप्रीम कोर्ट में, केसेस की बहुत पेंडेंसी है, जजेस की कमी भी है। इस वजह से तारीख, हमारे जो जजेस हैं इतना जल्दी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनको जजेस को खाली बहस नहीं सुननी होती है, ऑर्डर डिक्टेट भी करने होते हैं, डिलीवर भी करना होता है। तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होने के कारण तारीख भी मिलती हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ, हम इस सिस्टम का पार्ट हैं, जुडिशियल सिस्टम का, बीइंग एडवोकेट, हमें भी लगता है कि जस्टिस जल्दी मिलना चाहिए, क्योंकि कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो उस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन हाँ, आपकी बात कुछ हद तक सही भी है कि तारीख मिलती रहती हैं। और मुझे ऐसे लगता है लॉ में नई अमेंडमेंट्स भी आ रही हैं, उसके लिए जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल की भी बात चल रही है। तो जैसे ही वो जल्दी से जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल भी आएगा तो जजेस भी उसमें और ज़्यादा जिम्मेवारी से जल्दी केसेस का निपटान भी करेंगे। और वकील भी हैं, थोड़ा कई वकील ऐसे भी होते हैं जो तारीखें ज़्यादा लेते रहते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, इस सिस्टम का पार्ट बन चुका है तारीख मिलना। लेकिन एज ए जिम्मेवार वकील मुझे ऐसा लगता है कि केसेस का निपटान जल्दी और त्वरित, न्याय को त्वरित और जल्दी इमीडिएट बेसिस पे मिलना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि जल्दी ऐसा होगा। बिल्कुल सर, आपकी बहुत बढ़िया राय है। और जब सर आप इतना अच्छा कर रहे थे एडवोकेट में, तो आपको क्या चीज़ आपको प्रेरित करी जो आप पॉलिटिक्स में आए? देखिए, मैंने बताया कि मेरा तो पारिवारिक परिवेश ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। मेरे पिताजी एक 34 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला इलेक्शन कंटेस्ट किया, और उस समय मेरी जो उम्र थी
2 साल की थी जब मेरे पिताजी पहली बार चुनाव लड़े। तो मैंने तो कहते हैं ना एक सबकॉन्शियस माइंड होता है, तो मैं तो जब देखता था मेरा वातावरण ही राजनीति का था जी। जब मैं 7 साल का था वो मंत्री बन गए थे। मैं जब सुबह उठता था सो के तो मैं देखता था कि हमारे यहाँ हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। तो बचपन से ही मेरे मन में भी लगन थी कि जिस प्रकार मेरे पिताजी ने हमारे इलाके की, हमारे प्रदेश की सेवा करी, उस प्रकार मेरे को भी आगे बढ़कर समाज में सेवा करनी चाहिए। और राजनीति को तो मैं इस तरीके से लेता हूँ कि राजनीति तो समाज सेवा का एक साधन है। जी 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 जी। लेकिन हाँ, आजकल मैं ये भी देखता हूँ कुछ लोगों ने इसे धंधा बना लिया है। जी 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 जी। और अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए इसको यूज़ करते हैं। लेकिन मेरे लिए तो शुरू से ही एक बात थी कि मुझे राजनीति में आकर समाज की सेवा करनी है, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि हम अपने देश से सब कुछ लेते हैं। हम अपनी जो सारे संसाधन हैं वो हमारे देश से ही हमें मिलते हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हमारी ड्यूटी भी बन जाती है कि हमें अपने देश के लिए कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए जितना हम कर सकें। तो इस उद्देश्य को लेते हुए मेरे मन में शुरू से था और मुझे भगवान ने मौका दिया। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में पलवल जिले का उपाध्यक्ष भी हूँ। इस भांति पिछले 4 साल से मैं पार्टी में सेवा कर रहा हूँ और लोगों को जो भी पार्टी की नीतियाँ बनती हैं और लोगों की जो दिक्कतें होती हैं उसको दूर करने में प्रयासरत रहता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अपने काम के साथ साथ, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं साथ साथ एज ए प्रोफेशन में अपनी वकालत भी करता हूँ, लेकिन काम के साथ साथ मैं लोगों की जो दिक्कतें होती हैं, ग्रीवेंसेस होती हैं, चाहे वो प्रशासन से दूर कराने की बात हो, चाहे जो बड़े नेता जो आज सरकार में शामिल हैं उनके द्वारा अगर दूर कराने की बात हो, तो उसमें प्रयासरत रहता हूं। और मैं तो सब युवाओं से भी अपील करता हूं, उनको राजनीति में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेना चाहिए और आगे आना चाहिए। जी 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 जी, बिल्कुल सर, आप बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और मैं साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे आपके फादर पॉलिटिक्स में रहे हैं और काफ़ी बड़े पॉलिटिशियन थे, तो आप अब क्या ऐसे काम करने वाले हैं जो वो उस टाइम पे नहीं कर पाए थे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही जी। हर व्यक्ति अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि वो समाज में सब लोगों को भलाई करने के लिए अपनी तरफ से उसमें उपयोगिता लाए। जी जी। मेरे पिताजी भी जब मंत्री रहे, वो भी एक युवा थे जब वो मंत्री बने। 39 साल की उम्र में वो कैबिनेट मंत्री बन गए थे। जी। उन्होंने अपने क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दिलवाने के लिए बहुत प्रयत्न किए यहाँ पर। आज वो इस चीज़ के लिए जाने भी जाते हैं। उसके बाद ईमानदारी में भी अगर नाम देखें मेरे पिताजी का, हमारे पूरे क्षेत्र में एक ईमानदार नेता के रूप में उनकी गिनती की जाती है। जी। बहुत से ऐसे कार्य थे, जैसे मैं अपने पिताजी से भी बात करता हूँ, वो करना चाहते थे और लेकिन उस समय की जो गवर्नमेंट थी, बार बार गवर्नमेंट भी गिर जाती थी। उस समय मेरे पिताजी ने 7 बार ओथ ली, लेकिन उनकी इच्छा थी कि वो अपने इलाके में कोई यूनिवर्सिटी ला सकें बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए। जी। उन्होंने उस समय प्रयास किए, लेकिन सरकार बीच में गिर भी गई। उनको उसके बाद दोबारा उतना मौका भी नहीं मिल पाया। कुछ सरकमस्टांस भी होते हैं, भाग भी होता है राजनीति में कि आपको कितना मौका मिल पाता है। लेकिन मैं अगर सोचूं कि अगर मेरे को कोई मौका मिलता है राजनीति में आगे, तो देखिए मैं खुद एक युवा हूं। सबसे पहले मैं युवाओं के बारे में सोचूं कि एक युवा को क्या चाहिए राजनीति से, राजनेताओं से। युवाओं की इच्छा होती है उन्हें अच्छी शिक्षा मिले। जी। जब वो शिक्षित होकर आए तो उनको रोजगार मिले जी। और उनका जो शहर है वो साफ सुथरा हो और जिस शहर में वो रहते हैं उसका नाम भी सब अच्छे तरीके से लें कि वो एक अच्छे सभ्य शहर में रहते हैं। और वहाँ पर वातावरण ऐसा हो कि वहाँ पे गुंडा एलिमेंट ना हो, किसी के साथ कोई गलत काम ना हो। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, मेरे मन में यही इच्छा है कि अगर मुझे मौका मिले तो सबसे पहले हमारे इलाके में, हमारा पलवल क्षेत्र है, वहाँ पर अभी हालांकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में वहाँ दुधौला में एक स्किल यूनिवर्सिटी खोली गई है। जी जी जी। लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर एक ऐसी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए कि जैसे मैं अगर पढ़ता था तो मुझे लॉ करने के लिए रोहतक जाना पड़ा। एक हमारी यूनिवर्सिटी रोहतक में है, एक यूनिवर्सिटी हमारी कुरुक्षेत्रा में है हरियाणा में, एक यूनिवर्सिटी हमारी हिसार में है। तो मैं चाहता हूँ एक यूनिवर्सिटी हमारे पलवल के आसपास इस क्षेत्र में भी होनी चाहिए। जी जी जी। जिससे बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए हमारे क्षेत्र में ही यहाँ पर पर्याप्त जो एक साधन मिल सके। जी जी जी। उसके बाद मेरी इच्छा है कि हमारे पलवल क्षेत्र में जैसे हमारे युवा हैं जिनको रोजगार के लिए भी इधर उधर जाना पड़ता है, जी जी। तो हमारे पलवल में रोड्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी हुई है। जी जी जी। आप देखें पलवल एक सेंटर प्लेस बन गया है केएमपी के माध्यम से या केजीपी के माध्यम से। काफी डेवलपमेंट हुई है। बहुत डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है।
तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक IMT बनना चाहिए, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन होना चाहिए, जिसमें कि यहाँ पर नई नई फैक्ट्रियाँ आए बड़ी बड़ी, जिससे बच्चे हमारे जो युवा हैं जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसके बाद उनको रोजगार के साधन यही मुहैया हो जाए, उनको दूर ना जाना पड़े अपने परिवार से उनको। नहीं तो मैं देखता हूँ जब बच्चा एक रोजगार के लिए, आपने भी देखा होगा, जब आप शिक्षा ग्रहण करते हैं, आपको सीवीज फ्लोट करते हैं, तो कहीं जाकर कहीं हैदराबाद में कहीं जॉब के अवसर मिलते हैं, कहीं बेंगलोर में मिलते हैं, कहीं गुड़गांव में मिलते हैं, या नोएडा में मिलते हैं, यही इंडस्ट्रियल हब बने हुए हैं, या कॉर्पोरेट जॉब्स वहाँ पर हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमारा पलवल क्षेत्र में सारी ऐसी सुविधाएं हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हैं। यहाँ पर एक IMT की मेरी एक प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पर मैं इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन स्थापित करवाऊँ सरकार के सहयोग से, अगर मैं सरकार में हूँ, जिससे कि हमारे बच्चों को यहाँ रोजगार मिल सके पर्याप्त रूप से। उसके उपरांत मैं आपको बोलूँ, हमारे पलवल में शहर में थोड़ी गंदगी का भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से कार्य होने चाहिए। पलवल शहर थोड़ा और बढ़ना चाहिए। पलवल में अगर आप देखें आज अच्छे स्कूल वगैरह भी, जिससे हम बच्चे, हमारे पलवल के बच्चे ज़्यादा फरीदाबाद जाकर पढ़ने के, हमारे पेरेंट्स को होता है कि शिक्षा फरीदाबाद ज़्यादा अच्छी है, दिल्ली अच्छी है, वहाँ भेजें। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो प्राइमरी एजुकेशन जो स्टार्टिंग हो बच्चों का, जिससे बेस बनता है, उसके लिए अच्छे स्कूल पलवल में ही होने चाहिए। उसके लिए भी मैं ऐसा प्रयास करूँगा कि यहाँ पर जो अच्छे ग्रुप्स हैं, जो कि नए नए स्कूल यहाँ पर बढ़िया खोल सकें, जिससे कि यहाँ पर ही हमारे बच्चों को आधारभूत शिक्षा भी यहीं से मिले। उसके उपरांत अगर आप देखें, यहाँ पर कोई मॉल्स वगैरह होने चाहिए बड़े, जिससे शॉपिंग वगैरह करने के लिए आज परिवारों को होता है कि कहीं पे एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर स्टेडियम होना चाहिए हमारे यहाँ पे अच्छा, जिसमें सारी सुविधाएं हों। बच्चों के लिए लाइब्रेरीज होनी चाहिए पढ़ने के लिए। जब बच्चा युवा जो हमारा शिक्षित होगा तभी तो हमारा देश बढ़ेगा। बिल्कुल सर। तो इस सोच के साथ मेरे मन में रहता है कि बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम हों, बच्चों को पढ़ने के लिए लाइब्रेरीज हों, बच्चों के पढ़ने के लिए प्राइमरी स्कूल्स अच्छे हों, उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटीज़ हों, और उसके बाद रोजगार के लिए हमारे पास यहाँ पर IMT और हमारे अच्छे यहाँ पर औद्योगिक संस्थान हों, जिससे कि हमारा क्षेत्र भी बाकी अच्छे उन्नत क्षेत्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। इस सोच के साथ मैं अपना प्रयत्न करूँगा कि मैं इस कार्य में कार्य सिद्ध कर पाऊँ, और पलवल क्षेत्र की जनता और हमारे क्षेत्र की जनता ये सोचे कि राजीव कत्याल, जिसको उन्होंने अगर अपना नुमाइंदा या उस पर विश्वास किया, उसने अपनी तरफ से पूरी जो कोशिश करनी चाहिए थी वो कर सका। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा। आप काफ़ी बड़े बड़े स्टैंड्स लेने वाले हैं हमारे, सबसे पहले तो हमारे यूथ के लिए, चाहे वो शिक्षा के मायने में हो, या वो खेल के मायने में हो, या वो रोजगार के मायने में हो। अब मैं युवाओं की तरफ थोड़ा सा बढ़ना चाहूँगा कि आज का युवा जो है वो सोशल मीडियाज पर ज़्यादा भाग रहा है, और एज पर कि देखा जाए कि वो इलेक्शंस पर, चाहे वो वोटिंग की मैं बात करूं, वो अपना इंटरेस्ट काफी कम दिखाते हैं। अब देखिए कोई नया बच्चा अभी 18 का हुआ है, अब ये सोचेगा कि वोटर आईडी मेरे को बनानी चाहिए, मैं वोट दूंगा या नहीं दूंगा। वो इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। कोई नहीं, अगली बार देखेंगे, क्या फायदा, वो एक वोट से क्या ही हो जाएगा। तो इस पे आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें हमारे यूथ को? देखिए, मैं खास तौर पे युवा साथियों से अपने कहना चाहता हूँ जी, भारत देश हमारा युवाओं का देश है। आज भारत की अगर आप आबादी देखें, 140 करोड़ की आबादी में ये कहा जाता है भारत विश्व का सबसे युवा देश है जी। यहाँ पर 35 साल की जो लोग हैं, हमारे युवा हैं, जो 35 साल की उम्र तक, तकरीबन 60 से 70% की जो हमारी आबादी है वो 35 साल के युवाओं की है। जब इतने युवा हमारे देश में हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ हमारे युवाओं को राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी लेनी चाहिए। पहले तो युवाओं में बहुत एनर्जी होती है, करने का एक मादा होता है, एक जोश होता है। इस जोश को हमें देश को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को भाईचारा कायम करने के लिए, भारत को एक बार पुनः विश्वगुरु बनाने के लिए जो प्रयत्न युवाओं को करने चाहिए, और जो वो प्रभावी रूप से कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी देख रहा हूँ कि हमारे युवा बाहर बैठकर ये कहने में ज़्यादा आनंद लेते हैं कि फलाना नेता है वो अच्छा काम नहीं कर रहा, उस नेता ने ठीक से नहीं किया, राजनेता सारे करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं। तो मैं कहता हूँ जब तक युवा खुद राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक ये भ्रष्टाचार का जो ये राजनीति में जो लोगों ने धंधा बना लिया है वो खत्म कैसे होगा? क्योंकि हमारे युवा चाहते हैं कि हमारा देश एक बार पुनः विश्व का सिरमौर बने। तो उसके लिए हमें गंदगी में खुद उतरना पड़ेगा, और उस गंदगी में उतरकर ही साफ किया जा सकता है। कोई ये सोचे कि मैं साफ कपड़े पहनकर बाहर बैठ जाऊं और ये कहूँ ये कीचड़ दूर हो जाना चाहिए, नहीं।
इसके लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा और कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और मैं इस बात के लिए एक बात और कहना चाहता हूँ कि युवाओं के लिए तो एक बात अगर देखें, हमारा इतिहास तो संघर्षों में पला है जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये जमाना उस ओर चलता है जिस ओर जवानी चलती है जी। तो युवाओं को देखना चाहिए कि आपके हाथ में सब कुछ है, अगर आप आगे बढ़कर आएंगे। ये सोशल मीडिया पर बैठ के खाली ब्लॉग्स लिख देना या कमेंट्स कर देना जी। या इजी मनी बनाने के लिए कोशिश करना या शॉर्टकट्स करना, यही पर्याप्त नहीं है जी। और काफी गलत इंफॉर्मेशन का शिकार भी हो जाते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कहें, रील्स में देख के पूरी इंफॉर्मेशन होती भी नहीं है उनको और बातें बनाने लग जाते हैं। गलत इंफॉर्मेशन भी, और उसके अलावा अपना टाइम का वेस्टेज है। आप देखें आज हमारे अगर बच्चे हैं वो सुबह उठते फोन पर बैठ जाते हैं, सिर्फ जितना टाइम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, इन पे टाइम वेस्टेज करते हैं, रील्स बनाना। लेकिन मैं कहता हूँ इससे क्रिएटिविटी क्या है, आपने समाज के लिए आपकी सार्थक भूमिका इसमें क्या निभाई आपने। तो मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, बजाय जितना वो दिमाग, जितना जोश उनमें है, इसको वेस्ट करने की बजाय अपने देश के उत्थान के लिए, समाज को सही करने के लिए, उन्हें लगता है अगर समाज में कोई कमी है, कोई कुरीतियां हैं, तो उनको खत्म करने के लिए कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए। उसके लिए उनको राजनीति में आना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं, आपके पास प्रेरणा के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको आप देखें, जिन्होंने युवावस्था में कितना अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है जी। आप देखिए आज हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हमारे युवा नेता हैं जी। आज वो सेंटर में मिनिस्टर भी हैं। उसके बाद आप देखिए आज बांसुरी स्वराज जी, सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं, उन्होंने भी राजनीति में, वो कहाँ यूके में बैरिस्टर थी वो जी। वो भी हमारे प्रोफेशन से ही एडवोकेट हैं वो, और यूके में प्रैक्टिस किया करती थी। आज उन्होंने वो सब छोड़कर आज उन्होंने राजनीति में आ गई हैं वो। आप देखिए तेजस्वी सूर्या जी हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे युवाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो। और वो इतनी छोटी उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। उन्होंने देखा ना कि उनको भी अगर समाज के प्रति कोई दायित्व है, उन्हें खुद आना पड़ेगा उसमें, और वो आज आए और वो सफल भी हो गए हैं। आज आप देखिए हरियाणा में देखिए दुष्यंत चौटाला जी 25 वर्ष की उम्र में, सबसे छोटी उम्र में वो MP बन गए थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए थे। और आज वो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी हरियाणा में, उनके साथ उन्होंने अपनी पार्टी का विलय करके, पार्टी के साथ कोलेशन करके वो तो उसमें उप मुख्यमंत्री भी बने। तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों के लिए कि ऐसे युवा साथी हमारे कई नेता भी बने जो हमारे लिए प्रेरणा का काम करते हैं। अब हरियाणा में देखिए भव्य बिश्नोई हैं जो आदमपुर से हमारे विधायक भी बने हैं अभी, और बहुत युवा हैं, मुझे लगता है 30 साल की उम्र के होंगे वो। तो युवा साथियों को लगना चाहिए अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सारे अवसर उनके पास हैं राजनीति में, और राजनीति में आगे आएँ और सक्रिय भूमिका निभाएं, और देश को जो आगे लेके जाना है, जो उनकी सोच है, उनकी सोच को कारगर करने के लिए उनको खुद कदम उठाने पड़ेंगे। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, राजनीति में शुचिता लाने के लिए उनको खुद अपनी तरफ से भी मेहनत करनी चाहिए। और एक बात मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूँगा कि जो हमारा योगदान सोसाइटी के प्रति, हमारी जो ड्यूटी बनती है, हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे हम थोड़ा कर पाएं चाहे ज़्यादा कर पाएं, लेकिन जरूर करने के लिए कदम उठाना चाहिए। राजनीति को समाज सेवा का माध्यम समझते हुए जो भी आप कार्य करते हैं, आपका प्रोफेशन कुछ भी है, उसके साथ साथ अपना टाइम समाज सेवा के लिए जरूर देना चाहिए। तो इस उम्मीद के साथ कि आज जो हमने बातचीत करी, हमारे युवा साथी हमें देख भी रहे होंगे, तो उनको अपनी तरफ से इफेक्टिव स्टेप्स लेने चाहिए और आगे आना चाहिए। बिल्कुल सर। और सर हमें पूरा विश्वास है बहुत डेवलपमेंट लाने वाले हैं आप पलवल में, और ऐसे ही आप अपने राह पे लगे रहें। बहुत धन्यवाद। मैं तो देश रोजाना के जो सारे श्रोता हैं और जो दर्शक हैं उनको भी बहुत धन्यवाद करता हूं, और उनको फिर एक बार आह्वान करता हूं, राजीव कत्याल अपनी तरफ से पूरे प्रयत्न करेगा और पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करेगा कि जितनी कोशिश मैं अपने पलवल के लिए और अपने प्रांत के लिए और देश के लिए जितना कंट्रीब्यूट अपनी तरफ से कर सकता हूं, बड़ी सच्ची लगन से और ईमानदारी के साथ करूंगा। और आप सबका साथ भी इसमें जरूर चाहूँगा कि आप सब अपना साथ मुझे दें, अपना आशीर्वाद मुझे दें, कि जिससे आपका भाई अपने क्षेत्र में आगे बढ़कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। एक बार फिर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।